हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू बड़ी ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसके एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर क्या दिया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सेट्स है वो बताना है और जस्टिफाई भी करना है आपके आंसर को। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, बाकी क्वेश्चन इसके बाद कर देंगे। लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बीइंग्स विद द लेटर जे। उन सभी मंथ्स का कलेक्शन जो कि जे से स्टार्ट होता है, उन सभी मंथ्स का कलेक्शन जो कि जे से स्टार्ट होता है, क्या ये मेरा सेट होगा? जे से कौन कौन सा स्टार्ट होता है? एक तो जनवरी स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून हो गया, फिर उसके बाद फिर जुलाई भी होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। केवल यही तीन हुआ ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मात्र ये तीन ऐसे मंथ्स हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो क्या ये कलेक्शन है? ये जो कलेक्शन है क्या ये सेट है? हाँ, ऑफ कोर्स ये सेट है जी, क्योंकि अगर आपको भी बोलेंगे ये लिखिए तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बीइंग्स विद द लेटर जे, सारे मंथ्स, ऐसे सारे मंथ्स के कलेक्शन को लिखिए जो कि जे से स्टार्ट होते, तो आप भी यही लिखोगे ना, हम भी यही लिखेंगे, अदर जो भी स्टूडेंट्स होगा वो भी यही लिखेगा, क्योंकि केवल यही तीन ऐसे मंथ्स हैं जो कि लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि ये परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, तो इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात, वेल डिफाइंड कलेक्शन का हम लोग क्या जाने थे, एक्चुअली सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन में भी मतलब क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन का, कि परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होना चाहिए, कि जो ये मेरे लिए अगर ये मेरा सेट है तो आपके लिए भी ये वही सेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको भी बोलेंगे ये इस कलेक्शंस को लिखने के लिए तो आपका भी कलेक्शंस यही होना चाहिए। अदर किसी बच्चे को बोलेंगे उसका भी कलेक्शन यही होना चाहिए, परसेंट टू परसेंट वेरी नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी इसको हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे। साथ ही साथ वेल डिफाइंड कहने का एक और मतलब होता है, तो परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं, और एक और मतलब ये है कि इसको आइडेंटिफाई कर सके हम लोग। क्या हम कह सकते हैं कि जनवरी मेरे इसी सेट से बिलोंग कर रहा है? लेट्स से कि सेट का नाम दे देते हैं हम ए, तो आप कह सकते हैं ना कि जो जून है मेरा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, कह सकते हो कि नहीं? या फिर जो जनवरी है वो मेरा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, या फिर जो जुलाई है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो आइडेंटिफाई कर सके प्लस परसेंट टू परसेंट वेरी ना करे, ये दो चीज होता है वेल डिफाइंड का मतलब। ठीक है, और दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, सेट है। तो आप इसके लिए जस्टिफाई करने के लिए बोला तो आपको लिखना है, हालांकि ये लिखने का जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना था यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट। हालांकि अगर नहीं दिख रहा हो तो हम डिक्टेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सुन भी सकते हैं, यस इट इज अ सेट बिकॉज CAUSE because it is a well defined collection, it is a well defined collection, well defined collection। बस हो गया, ये जस्टिफाई कर दिए। सेकंड में क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन, क्या ये सेट होगा? जरूरी थोड़ी है जो मुझे टैलेंटेड लगते हो इंडिया में वो आपको भी लगे, जरूरी थोड़ी है जो मुझे टैलेंटेड लगते हो वो आपको भी लगे, नहीं ना। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, हमको कुछ और कोई और राइटर्स अच्छे लगेंगे, आपको कोई और राइटर्स अच्छे लगेंगे, जरूरी थोड़ी है जो आपको अच्छा लग रहा है वो हमको अच्छा लगेगा, नहीं। ये पर्सन, किसी भी पर्सन को, पार्टिकुलर पर्सन को चुनेंगे, बोलेंगे आप जरा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम लिखिए, दिखाइए, तो ठीक है नाम लिखिए, तो उसको तो कुछ और लगेगा, हमको कुछ और, मेरे लिए कुछ और मोस्ट टैलेंटेड होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे। तो ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, यानी कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो आपको बस ये देना है यहां पे इसका जस्टिफाई में, नो इट इज नॉट अ सेट, नो इट इज नॉट अ सेट because it may vary from person to person। ठीक है, बिकॉज इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बस इसको इस तरह से लिख देना है, हो गया। नो इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये सेट नहीं है क्योंकि
ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, यानी कि डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट पर्सन, इट में डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। इट में चेंज या फिर चेंज बोलिए, वेरी अगर आपको अगर ज़्यादा ये लग रहा है तो उसकी जगह पे इट में चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है ना, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अगला सेट देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासेस, आपके क्लास के कलेक्शंस का जो बॉय की कलेक्शन, आपके क्लास में जो बॉय पढ़ रहे होंगे उसका कलेक्शन क्या ये सेट होगा। अब देखिए, हालांकि देखा जाए तो दो नजरिया से अगर देखेंगे इसको, एक नजरिया वो एक सेट हो भी सकता है, एक नहीं भी। क्यों? हम अपने स्टूडेंट से पूछेंगे अपने क्लास में कि हाँ आपके बॉयज़ का कलेक्शन जो भी है तो सबके लिए वही होगा, सबको लिखने बोलेंगे कि आप अपने क्लास के बॉय का कलेक्शन लिखिए, तो सबका वही सेम ही होगा ना, सेम, क्योंकि सब तो सेम क्लास में पढ़ रहे हैं तो भाई सबका सेम होगा कलेक्शन। लेकिन एक तो ये मेरे क्लास में थे, अब कोई दूसरे क्लास में पढ़ता है उसको बोलेंगे तो उसका डिफरेंट हो जाएगा ना। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप अगर कुछ ऐसे भी होंगे जो अदर स्टेट से होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे अदर स्टेट से, अदर स्कूल, अदर क्लासेस तो नहीं, अदर स्कूल से बिलोंग कर रहे होंगे ना, अदर स्कूल से बिलोंग कर रहे होंगे। तो अब सब स्कूल के बच्चों को अगर बोला जाए ऐसे करके आपको बोलेंगे सेट लिखने की, तो सारे स्कूल्स का तो डिफरेंट आएगा ना। तो इस नज़रिए से देखने पर ये सेट नहीं लगता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको सेट माना है क्योंकि ये इस नज़रिए से देख रहा है कि केवल और केवल आपके क्लास के बॉय का कलेक्शन, केवल और केवल आपके क्लास के बॉय का कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा, होगा। आपके क्लास के बॉय का कलेक्शन, वो बस एक मतलब एक ऑफलाइन क्लास समझ सकते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन में ये थोड़ा सा फ्लॉप हो जाता है ना ऑनलाइन में, क्योंकि कई बच्चे हैं और सबका अलग अलग स्कूल है, अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग कलेक्शंस बनेगा। लेकिन ऑफलाइन में अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे ढेर सारे बच्चे को, तो उनमें से जो बॉय का कलेक्शन जो सब बनाएगा सबका सेम होगा, ठीक है। तो हालांकि ये मेरा सेट हो गया, ठीक है, जो एनसीईआरटी माना है सेट तो हम लोग को भी मानना है। बस एनसीईआरटी इसलिए माना है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी माना है तो हम लोग को माना है, एनसीईआरटी इसलिए माना है क्योंकि वो देखा है कि नहीं, अगर केवल और केवल आपके क्लास के बॉयज़ का सेट का बात करें तो वो सेम होगा ना। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ये सेट होता है, तो लिख देना है यस इट इज़ अ सेट, यस इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, लिख दीजिए बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। आगे है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के टीम, पूरे वर्ल्ड में 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का टीम, क्या ये सेट होगा? अरे नहीं होगा यार, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर हमको चुनने के लिए बोलेगा कि नहीं आप 10 बेस्ट क्रिकेट मैन को चुनिए पूरे वर्ल्ड में, तो हो सकता है हम जो चुने होंगे और कोई पर्सन अलग जो चुना होगा उसका अलग अलग होगा ना, जरूरी थोड़ी है। मेरा जो नज़रिया, मेरा जो आइडेंटिफाई करने का जो क्राइटेरिया होगा इन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का अलग होगा, आपका जो क्राइटेरिया होगा इन 10 बेस्टमैन के टीम को बनाने का, उसका थोड़ा क्राइटेरिया अलग होगा, अलग अलग होगा, चुनने का तरीका अलग होगा। तो इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये जो सेट है पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से ये हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप बस सेम स्टेटमेंट लिख दीजिए, नो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे घुसा दीजिए, जस्टिफाई करने के लिए बोला है ना, तो लिखना पड़ेगा कुछ हमको, क्यों नहीं सेट है। हालांकि लग रहा है हम लोग को मालूम है ये सेट नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है वो लिखना है आपको, बिकॉज इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब आगे देखिए, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है ऑफ है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 के सारे कलेक्शन का, नेचुरल नंबर का कलेक्शन वो तो सबके लिए सेम होगा। हम बोलते हैं अगर सेट लिखिए, ए सेट है, अच्छा एक सेट है 1 2 3 4 5 इस तरह करके जाते फिर जा करके यहाँ 100 तक ना, इस तरह करके इसके बीच सारे हो गए। अब देखिए एक होता है इन्फिनिटी, पूरी नेचुरल नंबर्स को बताने के लिए हम लोग 3 डॉट देते हैं ना, 3 डॉट देते थे, लेकिन यहाँ पे 100 तक लिखना था। 100 तक तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे उतना तो है नहीं किसी को टाइम, उतना लिखा नहीं जाता, बस 1 2 3 4 5 लिख दिए, फिर डॉट इस डॉट देके 100 तक लिख दिए, ठीक है। ये क्या बता रहा है, 1 से लेके 100 तक के सारे नेचुरल नंबर्स को बता रहा है। सबका सेट यही होगा, मेरा भी यही होगा, आपका भी यही होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होगा। ये सेट
किसी भी पर्सन को बोलेंगे आप कलेक्शन लिखिए तो नेचुरल नंबर्स का लेस देन 100 होना चाहिए, तो सबका यही होगा कि नहीं। तो पर्सन टू पर्सन चूंकि ये वेरी नहीं कर रहा है तो ये मेरा सेट है ना, ये मेरा सेट है, तो आपको बस लिख देना है यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, सब में वही वाला चिपका देना है, यस इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगला है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का कलेक्शन। ऑब्वियसली ये क्या होगा, मेरा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद यहाँ पे आ गया है, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे हुए जितने भी नॉवेल्स होंगे उसका कलेक्शन तो सब लोग का सेम ही होगा ना। ऐसा थोड़ी है मुंशी प्रेमचंद का कलेक्शन हम कुछ अलग लिखेंगे आप अलग लिखिएगा। जो मुंशी प्रेमचंद लिखे होंगे उसी मतलब जो नॉवेल्स लिखे होंगे हम तो उसी का सेट बनाएंगे ना, और आप भी उसी नॉवेल्स का सेट बनाइएगा जो मुंशी प्रेमचंद लिखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, ये कलेक्शन मेरा वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको चिपका देना है बस वही वाला चीज, यस इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, यस इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखते हैं एंड वाला, वही वाला चिपका देना, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, क्या ये मेरा सेट होगा? इंटीजर्स ऑल इवन इंटीजर्स यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन चलते रहेगा सबका, लेकिन सेट यही होने वाला है। सब यही इवन नंबर्स लिखेंगे और सब यही सेट लिखेंगे। ठीक है, सब यही सेट लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 तक लिखेंगे और डॉट 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 दे देंगे, और हम 10 तक लिख के डॉट 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 दिए हैं, तो क्या दोनों अलग अलग? अरे नहीं जी वही तो है, सेम ही है ना, सेम ही चीज़ तो है। 10 के बाद डॉट डॉट दिए यानी कि 10 के बाद और आगे नंबर अगड़े, वो 8 के बाद डॉट डॉट दिया तो 8 के बाद वही पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। और ठीक है, दोनों सेट, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि इंटीजर्स का सेट जो होगा, इवन इंटीजर का सेट आपका भी वही होगा जो मेरा होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, yes it is a well defined collection, yes it is a set because it is a well defined collection। ओके, और दो गो और बचा हुआ है। ठीक है, दो और है, वो भी देख लेते फटाक से। क्या है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आपका ये 8 नंबर है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के क्वेश्चन का सेट, क्या ये सेट होगा? हाँ जरूर, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है थोड़ी अदर चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे। हाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चन का सेट तो भाई इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट से बिलोंग करने वाला है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो इसी चैप्टर से ना बिलोंग करेंगे। वेल डिफाइंड का कलेक्शन का मतलब 2 बताए थे, एक तो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ वो इस, जैसे कि अगर ये मेरे ये जो क्वेश्चन का सेट है तो ये क्वेश्चन मेरे इस चैप्टर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। एक सेट लिखे ना हम, सेट में सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन लिए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर के सेट से मेरा बिलोंग कर रहा है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का ये 2 मतलब जानते हैं ना, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं, प्लस ये आइडेंटिफाई कर सके उसको कि हाँ ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हाँ ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं, ये जो क्वेश्चन है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। आपको अगर सेट बनाने देंगे, जरा सेट बनाइए तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन का, तो आप भी वही बनाओगे जो मैं बनाऊंगा। सब तो एनसीईआरटी बुक इन्हें पढ़ रहे हो, इस बुक का तो वही सेट बनने वाला ना जो आपका बनने वाला। ठीक है, तो वो भी एक सेट होगा वेल डिफाइंड। सेम यही वाला स्टेटमेंट लिख देना, यस इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगला 9 नंबर है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं होगा सेट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपको जो डेंजरस लगता होगा जरूरी थोड़ी हमको भी वो डेंजरस लगे। पर्सन टू पर्सन वेरी होगा ना ये कलेक्शन। ये जो क्राइटेरिया होगा डेंजरस एनिमल को चूज करने का, आइडेंटिफाई करने का, सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, ये मेरा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो सेम ये वाला लिख देना है, नो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट में डिफरेंट, या फिर इट में चेंज, या फिर इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ओके, चलिए अब आगे के क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट ए एक सेट दिया गया है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 मेरे एलिमेंट्स हैं। बोल रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में आपको बिलोंग्स, इसको बिलोंग्स टू, इसको नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं ना, ये भरना है। इस ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है। तो हम कैसे फिल करेंगे? 5 देखेंगे ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, यानी कि 5 ए से बिलोंग कर रहा है, इट मीन कि 5 ए के घर में है कि नहीं, ए सेट में 5 है कि नहीं? हाँ है।
तो इट मीन 5 बिलोंग्स कर रहे हैं मेरे सेट ए में। अब 8 को देखते हैं कि 8 बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, 8 तो नहीं बिलोंग कर रहा, इट मीन कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 0 भी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए ना, डज नॉट का सिंबल ऐसे होता है, तो काट देना है ना। 8 भी नहीं, 0 भी नहीं, क्या 4 बिलोंग कर रहा है? यस, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। एंड 2 बिलोंग्स टू सेट ए, यस 2 भी बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 10 बिलोंग कर रहा है? ऐसे क्या 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इन सेट्स को आपको लिखने, तो लिख देते हैं। क्या बोल रहा है? पहला सेट है ए, एक सेट है जो कि इसमें एक्स एलिमेंट है, और एक्स एलिमेंट क्या है? एक्स इज एन इंटीजर्स, एंड जो एक्स है वो लेस देन 7 और ग्रेटर देन -3 है। एक्स मेरे इंटीजर्स है, एक्स मेरे क्या है? इंटीजर है, जो कि एक्स को यहाँ पे लिमिट दे दिया है कि नहीं, ये जो एक्स मेरा 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है। तो लिख देते हैं कौन सा सेट है? ए सेट। ए सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर दिया गया है तो रोस्टर फॉर्म लिखना है, काफी आसान हो जाता है। तो -3 तो नहीं, -3 से सबसे बड़े, तो यानी कि -2 हो जाएगा, फिर उसके बाद -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं होगा क्योंकि बोल दिया है 7 से छोटा होना चाहिए और -3 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, हो गया है बस इस तरह से। अब बी में बोल रहा है, बी भी एक सेट है जिसमें कि एक्स एलिमेंट है, और एक्स एलिमेंट क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स मेरा नेचुरल नंबर है, एक्स मेरा क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तो नहीं होगा ना क्योंकि लेस देन 6 बोल दिया है। करली ब्रेसेस देना है आपको, ठीक है। सी नंबर क्या बोल रहा है? सी में एक्स एलिमेंट्स हैं, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, इसमें भी नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। और वो जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है ना, वो जितने भी 2 डिजिट नंबर है उन सभी डिजिट्स का सम, डिजिट को जोड़ने पर मेरा 8 आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है इस सेट में? सी सेट में क्या क्या हो सकते हैं देखिए। एक तो 1 7 हो सकते हैं, 17, क्योंकि 17 को में 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 6 हो सकता है, 6 + 2 8। देन 3 5 हो सकता है, 35 हो सकता है, ठीक है। 5 3 8 होता है। देन 4 हो सकते हैं, देन उसके बाद 5 और 3 हो सकते हैं, देन उसके बाद 5 और 3 6 और 2 हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? 7 और 1 हो सकते हैं, यानी कि 71, और फिर उसके बाद 80 80 हो सकते हैं। और तो कुछ नहीं होगा, और ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसके सम 8 आए, सब में 8 आ रहा है ना, ठीक है। और ये सारे नेचुरल नंबर। अब डी देखिए क्या बोल रहा है। डी में एक्स एलिमेंट्स हैं, और एक्स जो है, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स जो है प्राइम नंबर है, और प्लस वो 60 का डिवाइजर है, यानी कि 60 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। 60 को एग्जैक्टली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। प्राइम नंबर भी है, साथ ही साथ 60 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। 60 का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे हम लोग। 60 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 30 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 15 हो जाएगा, देन 3 से 5 हो जाएगा, फिर 5 से 1 हो जाएगा। यानी कि बेसिकली इस डी में जो सेट है उसमें क्या क्या प्राइम नंबर आपको मिल गए? 2, फिर से 2 है तो 2 रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, 3 एंड 5, क्योंकि सेट के घर में रिपीटेशन नॉट अलाउड। ई में क्या बोल रहा है? ई भी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसको मिटा दे। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसमें जितने भी लेटर्स है ना, उसका कलेक्शन है मेरा ई। तो फटाक से अब हम लोग ई भी लिख देते हैं। ई सेट में क्या क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर्स हैं बस लिख देंगे। बस ध्यान रहे कि हम लोग को रिपीट नहीं करना है कोई भी लेटर को। पहले तो टी, देन उसके बाद आर, फिर आई, जी, ओ, एन, फिर से ओ आ रहा है तो फिर से ओ रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद ई के बाद टी अगेन आ रहा है तो टी अगेन हम लोग नहीं लिखेंगे। आर अगेन आ रहा है, आर अगेन नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले लिख चुके हैं। देन वाई आया तो वाई। ये हो गए मेरे ई सेट के एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हम लोग तो भाई सेट में जो लिखते हैं एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखते हैं।
हाँ स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, लेकिन इस केस में हमको डिमांड कर रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर्स लिखे हैं ना उसके कलेक्शन को लिखिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में सारे कैपिटल लेटर्स चूंकि लिखे थे तो हमको लिखना पड़ा, नहीं तो हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट तो करते हैं एलिमेंट को स्मॉल लेटर से ही। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बीटर। बीटर में जो भी वर्ड्स हैं उसका सेट लिखना है रोस्टेड फॉर्म में। लिख देते हैं क्या क्या है, बी है, देन ई, फिर टी, अगेन टी आया तो टी नहीं लिखेंगे, फिर से ई आ रहा है नहीं लिखेंगे, और आर हो गया। अब अरेंजमेंट्स मैटर नहीं करता है, जैसे कि हम बी ई टी आर लिखें, आप आर टी ई बी भी लिखो या फिर बी आर टी ई लिखो, डजेंट मैटर। अब देखते हैं आगे की ओर, क्योंकि सेट के घर में अरेंजमेंट्स जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता, एलिमेंट इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। बस एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है और करली ब्रेसेस से और ब्रैकेट के साथ सेपरेट करके, ब्रैकेट बोलते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखना है। ओके, मिलते हैं बोलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन, चलिए अब आगे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान है ये भी, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, क्या दिया गया इसको ऑब्जर्व करते हैं पहले। 3 6 9 12, 3 का मल्टीपल दिख रहा है ना, 3 का मल्टीपल दिख रहा है तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में x सच डेट, और x जो है मेरा मल्टीपल ऑफ 3 है, इट मीन कि हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3n, 3n के फॉर्म में है ना, 3n के फॉर्म में, जहाँ पे मेरा n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और उसमें भी कंडीशन है कि सारे नेचुरल नंबर नहीं, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 1 2 3 4 ही होने चाहिए यहाँ पे n के वैल्यू। तो यानी कि जो n है मेरा वो वैरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, लेस देन और इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या देखिए तो सेम ही है कि नहीं ना, तो इसको ऑब्जर्व करना है बाबू, ये रटने वाला चीज़ नहीं है, देख के समझने वाला चीज़ है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपका अच्छा होता जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 हो गया 4 हो गया, चाहिए 2 का मल्टीपल तो नहीं है, 2 का मल्टीपल तो नहीं है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये 2 के पावर में 1, ये 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 5, कुछ इस तरह से है ना, यानी कि 2 टू द पावर n के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये x सच डेट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहाँ पे मेरा n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, साथ ही n का भी लिमिटेशन है कि 1 to 5 ही है ना, यानी कि n जो है लेस देन और इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। चलिए ठीक है, ओके। अब 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ भी सेम ही कंडीशन है, यहाँ पे भी 5 के पावर में 1, 5 के पावर में 2, 5 के पावर में 3 ना, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। यहाँ पर भी 5 टू द पावर 4, 25 टू द पावर 25, 125 इंटू 5 होता है 625, ठीक। तो इस तरह से यानी कि 5 टू द पावर n के फॉर्म में है ये, x सच डेट x इज इक्वल टू मेरा 2 टू दी पावर नहीं है, 5 टू दी पावर n, और जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है मेरा नेचुरल नंबर से, साथ ही यहाँ भी लिमिटेशन है कि n जो है मेरा वेरी कर रहा है 1 to 4, यानी कि n जो है लेस देन और इक्वल टू 4 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। बस आसान ही है सारा। यहाँ पे देखिए 2 4 6 ये मेरे 2 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, इट मीन कि इवन नंबर दिख रहा है ना हमको, इवन नंबर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए x सच डेट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हो गया। या नहीं तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच डेट x is an even natural number, दिख रहा है, even natural number ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नहीं। ये जो है यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर ही तो है, 1 2 4 6 सो ऑन, इवन नेचुरल नंबर ही तो आगे लिखाएगा क्या, 6 फिर 8 फिर 10 इवन नेचुरल, तो दोनों ही सही है। अब यहाँ पे भी देखिए क्या दिख रहा है, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, देन उसके बाद 100। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए
वन का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर मेरा 4 होता है, 3 का स्क्वायर मेरा 9 होता है, और इसी टर्म में ये सो ऑन है, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर मेरा 100 होता है कि नहीं। यानी कि ये n टू द पावर 2 के फॉर्म में है। ये क्या है, x इज इक्वल सच डेट x इज इक्वल टू n टू द पावर 2, n टू द पावर 2, जहाँ पे मेरा n वेरी कर रहा है। कहाँ से, पहले तो n मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ जो मेरा n है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। देखिए ना, n का वैल्यू तो यही वाला है ना, नीचे वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, और कम से कम 1 तक। तो इस तरह से इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के जो दिए गए सेट्स है उसके में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको लिखने के लिए, बेसिकली हमको रोस्टेड फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं। क्या बोल रहा है, ए में बोल रहा है, ए में x एलिमेंट्स हैं, जो कि x के बारे में बता दिया है कि x एक ऑड नेचुरल नंबर है। x एलिमेंट्स है और x मेरा क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स हम लोग फटाक से लिख देंगे। क्या क्या हो सकता है, ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 4 नहीं 5 7 9 11, इसी तरह करके ये आगे बढ़ते रहेगा ना, खत्म होने वाला तो नहीं है, तो सो ऑन दिखा देंगे। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स आगे इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे जाएगा। देन बी नंबर बोल रहा है, बी में भी x एलिमेंट है और x इज एन इंटीजर्स, और इंटीजर भी क्या, जो x है वो 9/2 से, अच्छा 9/2 आई थिंक लेस देन है ना, 9/2 से कम है और ग्रेटर है किससे, -1/2 से, -1/2 से ज़्यादा है और 9/2 से छोटा है। तो देख लेते हैं नंबर लाइन में इसको। नंबर लाइन में अगर -1/2 को देखें तो -1/2 एक्चुअली में है क्या, -0.5 है, और 9/2 को देखें तो 9/2 है क्या, एक्चुअली ये तो हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, हाँ 4.5 है। यानी कि नंबर लाइन में -0.5 और 4.5 के बीच जितने भी इंटीजर्स हैं वो मेरा बी सेट है। तो -0.5 अगर ये है तो यहाँ पे ऑफकोर्स मेरा -1 होगा, ये माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4, तो यहाँ पे 4.5 होगा, यहाँ पे 5 होगा कि नहीं, कुछ इसी तरह का डाटा। और हमको क्या खोजना है कि -0.5 और 4.5 के बीच बैठे जितने भी इंटीजर्स हैं वो, तो देखिए क्या क्या है, तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और तो कुछ नहीं है ना, 4 है। इंटीजर समझते हो ना, -1 -2 -3 -4 ये सब होता है, गोटा गोटा नंबर सब होता है, और प्लस 0 और फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स हो गया ये। और यहाँ पे सी नंबर में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सी नंबर में बोल रहा है, सी में जो x एलिमेंट है वो भी x एलिमेंट क्या है, इंटीजर है, x इज एन इंटीजर्स, और x² इज इक्वल टू और लेस देन 4। जो इंटीजर्स हैं इक्वल टू और लेस देन 4 हैं, x इंटीजर्स हैं और इक्वल टू और लेस देन 4 है। तो देख लेते हैं इंटीजर क्या क्या हो सकता है। अगर इसमें और थोड़ा सा बढ़ा दे तो ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, x की जगह पे -3 अगर रखे तो -3 का स्क्वायर होता है, -3 का स्क्वायर जो होगा वो तो मेरा ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो -3 तो नहीं, अगर -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, -2 का स्क्वायर करने पर आता है 4, जो कि मेरा इक्वल टू 4 है, और बोल रहा है कि हाँ इक्वल टू 4 होना चाहिए, यानी कि -2 होगा। ठीक है, -2 लिख दिए। अब -1 भी होना चाहिए, देखते हैं -1 का स्क्वायर होगा 1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 1 मेरे 4 से क्या है, छोटा है, तो -1 भी होगा। सिमिलरली 0 भी होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है जो कि मेरे 4 से छोटे हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा जो कि मेरा 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा जो कि 4 के बराबर है। तो हो गया मेरा ये सेट तैयार, सी सेट। डी में क्या बोल रहा है, डी में जो x एलिमेंट है वो भी x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में जो लेटर्स है ना, ये वर्ड लॉयल में उसी के सेट है कौन, डी। तो लिख देते हैं बस, L है, O है, Y है, A है, अगेन L आ रहा है तो अगेन L नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि सेट के घर में रिपीटेशन नॉट अलाउड ना, सेट के घर में रिपीट हम लोग नहीं कर सकते।
हो गया। देन उसके बाद ई नंबर बोल रहा है, ई में एक्स एलिमेंट है जो कि एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक्स जो है यानी कि ई सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें कि 31 डेज नहीं होते हैं। तो किसमें किसमें नहीं होते हैं, किसमें किसमें नहीं होते 31 डेज? जनवरी में तो होते, ये वाला पता है ना, ये वाला ट्रिक। हाँ, जनवरी फरवरी बचपन में हम लोग बहुत किए होंगे। मार्च नहीं, फिर अप्रैल हो जाएगा। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के बाद जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं, सितंबर अक्टूबर नहीं, दिसंबर। ठीक है, चलिए यही होगा ना, देख लीजिए। जनवरी फरवरी मार्च नहीं, अप्रैल मई नहीं, जून जुलाई अगस्त नहीं, सितंबर अक्टूबर नहीं, दिसंबर। ठीक है, यानी कि ऐसे सेट लिखने थे ई में जिसमें कि 31 डेज नहीं होते, तो लिख दिए। उसमें क्या है, अब लास्ट नंबर क्या बोल रहा है कि एफ एक सेट है जिसमें कि एक्स एलिमेंट्स हैं, और एक्स एलिमेंट के बारे में बता दिया है हमको कि एक्स इज अ कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कॉन्सोनेंट विच प्रीसीड्स के, यानी कि के से पहले के सारे कॉन्सोनेंट्स, वोवेल और कॉन्सोनेंट तो मालूम होंगे। देखिए हम लोग अभी भी ABCD पढ़ रहे हैं, हाँ 11th में आके। तो के से पहले के सारे कॉन्सोनेंट्स लिख देंगे। बी हो जाएगा, सी, फिर डी, फिर उसके बाद एफ, एफ के बाद जी, एच, आई नहीं, जे, हाँ जे ही तो होगा, फिर के तो लिखना ही नहीं, के से पहले का बोला है। हो गया 5 नंबर। अब चलिए अगले नंबर को देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, ये तो बहुत आसान है, खुद से ट्राई की। चलिए अब 6 नंबर को भी देख लेते हैं, डेट इज द लास्ट नंबर ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, 6 नंबर है ये। 6 नंबर में कुछ नहीं है, बस मैच करने के लिए बोल रहा था। लेफ्ट साइड में आपको रोस्टेड फॉर्म में दे रखा है और राइट साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। तो कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म कौन से रोस्टेड फॉर्म के लिए अप्लाइड है वो आपको चेक करना है और फिर उसके बाद मैच करना है। तो देखते हैं, हम लोग यहाँ से तो इधर जाएंगे नहीं, इधर से जाएंगे ना, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि सेट बनाने वाला फॉर्म। यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, यहाँ से हमको कन्वीनियंट होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। तो देख लेते हैं इधर से क्या बोल रहा है पहला वाला, कि ये जो x है इसमें x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि प्राइम डिवाइजर ऑफ 6 है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 3 6, यानी कि 2 और 3 आया, केवल और केवल 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या निकले, 2 और 3 निकले। तो 2 और 3 देख लेते कहाँ पे, 2 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मैच कर देना है। ठीक है, बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या बोल रहा है, बी में एक्स एलिमेंट है जहाँ की एक्स क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम के सारे ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये तो होगा। तो 13579 है, 13579 यहाँ पे है, तो 13579 13579। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर है जहाँ पे, और x जो है एंड डिवाइजर ऑफ 6 भी है, नेचुरल नंबर के साथ साथ डिवाइजर ऑफ 6 भी। डिवाइजर ऑफ 6 इट मीन की फैक्टर ऑफ 6 ना, नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ 6। तो 1 हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 6, एक तो नेचुरल नंबर भी है, साथ ही साथ डिवाइजर ऑफ 6 भी है। डिवाइजर ऑफ 6 इट मीन फैक्टर ऑफ 6 जी। तो 1 2 3 6, 1 2 3 6 ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिला देंगे। अब डी नंबर तो यही मिलने वाला है, देख लेते हैं। एक्स जो है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो वर्ड है, इसमें जो लेटर है वो लिखना है। तो मैथमेटिक्स में जो वर्ड है इसका अगर लेटर में लिखेंगे हम लोग, मतलब सेट बिल्डर बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो क्या निकलेगा मेरा, एक तो एम होगा, देन उसके बाद ए होगा, फिर उसके बाद टी होगा, फिर उसके बाद एच होगा, फिर उसके बाद ई होगा, फिर अगेन एम आ रहा है तो अगेन नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि एम पहले आ चुका है, ए भी पहले एक बार आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, टी भी पहले आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, देन एस लिखेंगे। तो MATHEICS मिल गया, तो फर्स्ट मिल गया इसका डी नंबर, मैच हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी एंड होता है। अब इसके अगली और अब इसके आगे के एक्सरसाइज नहीं, एक्चुअली अब आगे क्या दे रखा है हमारा, हाँ टाइप्स ऑफ सेट है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एम्पर्टी सेट्स, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ये सब चीज़। तो इसको अगर नोट करना है तो नोट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।